नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो हिंदी मीडियम में होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का कि वर्गीकरण की पद्धतियों में जो है समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण की ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित था। जैसे अगर पहले भी वर्गीकरण हुआ है जीव का, लेकिन वो हमारे जो सहज बुद्धि है उस पर आधारित था। जैसे कि हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे समान उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित था, जो पहले किया गया था वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास जो है वह अरस्तु ने किया था, परंतु समय के साथ जीवों के वर्गीकरण भी परिवर्तित होता गया, क्योंकि नित्य नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती गई जीवों के बारे में। कई छुपे हुए रहस्यों का उद्घाटन हुआ और नए नए लक्षणों का पहचान हुआ। इन सब के कारण वर्गीकरण को सरल एवं आसान बनाने हेतु लिनियस ने वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमलिया में वर्गीकृत किया। यानी प्लांट और एनिमल यानी जंतु में इसको वर्गीकृत किया लिनियस ने। ठीक है, और बाद में 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित किया गया, जिसे हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यहाँ पे छूटा हुआ है, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया में शामिल किया गया। यहाँ पे कवक आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोग को लिखें। एक परपोषी बैक्टीरिया के बारे में और एक आद बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परपोषी बैक्टीरिया के 2 उपयोग के बारे में। तो इसके 2 उपयोग हैं परपोषी बैक्टीरिया के कि प्रतिजैविक के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा दूध से दही बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आद बैक्टीरिया के 2 उपयोग की बात करें तो पहला है कि गोबर गैस से मीथेन यानी कहे तो जैव गैस, ठीक है, या गोबर गैस जो आप जानते हैं वो, उसके उत्पादन में। और दूसरा रूमिनेंट पशुओं यानी गाय एवं भैंस के आंत में भोजन को पचाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आद बैक्टीरिया का। अगला प्रश्न है कि डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, डायटम की कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप 2 अति आच्छादित कवच बनाती है, और इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। सिलिका के कारण जो है डायटम की कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होते हैं। फलतः डायटम जो है अपने वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। और इसके बारे में बताए थे कि जो बहुत सारे डायटम सिलिका यहाँ पे बच जाते हैं यानी रह जाते हैं, तो उसे बन जाता है डायटमी मृत्तिका। अगला प्रश्न है कि शैवाल पुष्पन यानी एल्गल ब्लूम तथा लाल तरंगे रेड टाइड क्या दर्शाती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शैवाल पुष्पन का यानी एल्गल ब्लूम का। तो साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो वह नॉस्टॉक, एनाबिना इत्यादि होता है। और इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में फलने फूलने से लगता है, जिसे हम लोग शैवाल पुष्पन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे शैवाल उगते हैं जल भूमि के पानी को दूषित करते हैं, तो उसी से पानी में दुर्गंध आने लगता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल पुष्पन कहते हैं। और दूसरा बात करें लाल तरंगे यानी रेड टाइड की, तो कुछ डायनोफ्लैजिलेट के कोशिका में लाल रंग के रंजक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, और इनमें तीव्रता से विभाजन होता है, जिससे समुद्र के जल पर एक लाल रंग का स्तर बन जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं लाल तरंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वायरस से विरोइड कैसे भिन्न होते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा कि विरोइड में केवल नग्न आरएनए की कुंडली पाई जाती है, प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। विरोइड के आरएनए का आणविक भार क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखिएगा कि प्रोटोजोआ के निम्नलिखित 4 समूहों में बांटा जाता है। पहला जो है वो है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ क्या है, तो यह मीठे पानी, समुद्र एवं नम जमीन में पाया जाता है
तथा फुटपाथों की सहायता से शिकार पकड़ता है। यह परजीवी एवं स्वतंत्र जीवी दोनों होता है। उदाहरण अगर देखा जाए तो इसका है अमीबा, एंट अमीबा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा बात करें तो है कशाभिकीय प्रोटोजोआ। यह भी स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों होता है। इनके शरीर पर कशाभिकीय यानी फ्लैजिला पाया जाता है। इसका उदाहरण देखा जाए तो वह यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा इत्यादि। तीसरा बात करें तो वह है पश्चमाभिकीय प्रोटोजोआ। इनके पूरे शरीर में पश्चमाभिकी यानी सिलिया पाया जाता है और इसके कारण शरीर में इसकी गति होती है। इसका उदाहरण बात करें तो है पैरामीशियम। और चौथा अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो वह है स्पोरोजोआ। यह सामान्य तौर पर परजीवी होता है। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसका उदाहरण की बात करें तो है प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी, बबेसिया आदि। अगला प्रश्न है कि पादप स्वपोषी होता है, लेकिन आप कुछ ऐसे पादपों के नाम बताएं जो परपोषी होते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि परपोषी पौधे जो है अगर बात करें तो वह है कवक, अमरबेल, कसुकुटा इत्यादि। देखिए पादप जनरली क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये जो पादप यहाँ पर आपका आंसर में लिखा हुआ है ये सब जो है परपोषी होते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है। तो मालूम है कि लाइकेन जो है दो पादपों से मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक से। तो इसमें जो है शैवाल के घटक को हम लोग कहते हैं शैवालांश एवं कवक के घटक को कहते हैं कवकांश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करो। आपके ऑप्शन है क्वेश्चन की विधि और दूसरा है जनन की विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग के एक तरफ, मतलब 3 स्लाइड आप लोग बना दीजिएगा। पहला लिखिएगा वर्ग का नाम, दूसरा जो है क्वेश्चन, इसमें 2 प्रकार में बताना है ना आपको, क्वेश्चन की विधि और जनन। तो 2 बना लीजिएगा, वर्ग का नाम यानी 3 स्लाइड मतलब 3 लाइन बना लीजिए। सबसे पहले वर्ग का नाम, क्वेश्चन की विधि और जनन की विधि, 3 खंड आप बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, और सबसे पहले बात करें तो वह है फाइकोमाइकोटीना, फाइकोमाइसिटीज को ही कहते हैं फाइकोमाइटीना। तो ये जो है मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। ठीक है, पोषण की विधि हो गया। और जनन की विधि में अलैंगिक जनन करते हैं, वो भी कौन, बीजाणु स्पोर्स द्वारा, और या लैंगिक जनन भी करते हैं इसोगेमी द्वारा, एनिसोगेमी द्वारा या उगेमी द्वारा। ठीक है, ये सब आप लोग 3 खंड में लिखिएगा। जनन वाला में ये हो गया आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बीजाणु यानी स्पोर्स द्वारा, और लैंगिक जनन में इसोगेमी, एनिसोगेमी या उगेमी द्वारा। ठीक है, दूसरा जो है वो है एस्कोमाइसिटीज या एस्कोमाइटीना। मृतोपजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं यानी इसके पोषण में हो गया, या सहजीवी हो सकते हैं यानी सिम्बायोटिक। और जनन में बात करें तो होते हैं अलैंगिक जनन करते हैं कोनेडिया द्वारा, और लैंगिक जनन की बात करें तो वह है एस्कोस्पोर द्वारा जो कि एस्कस में बनते हैं। ठीक है, और तीसरा बात करें वह है बेस्डियोमाइसिटीज यानी बेस्डियोमाइकोटीना जो लिखा हुआ है। इसमें जो है पोषण होता है मृतोपजीवी द्वारा या परपोषी द्वारा, और जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। प्रायः कौन सा अलैंगिक जनन प्रायः अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। और लैंगिक जनन की बात करें तो बेस्डियोस्पोर द्वारा होता है जो कि बेसिडियम में बनता है। ठीक है, और चौथा जो है वह डिटेरोमाइसिटीज जो कि इसमें पोषण होता है मृतोपजीवी द्वारा या परपोषी द्वारा, और इसमें केवल और केवल पाया जाता है अलैंगिक जनन, कौन सा विधि द्वारा, कोनिडिया द्वारा। ठीक है, और लैंगिक जनन जो है इसका ज्ञात नहीं है। अगला प्रश्न है कि यूग्लिनोइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा। पहला कि इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल पाया जाता है। दूसरा कि इनमें 2 कशाभ मिलता है यानी 2 फ्लैजिला मिलता है, एक छोटा फ्लैजिला और एक बड़ा फ्लैजिला। किसका हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यूग्लिनोइड की बात हो रहा है। तीसरा जो है वो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, परंतु सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के शिकार करता है, यानी परपोषी की तरह यह व्यवहार करता है। यानी सूर्य का प्रकाश मिला तो खाना खुद बनाया, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है आपका कि संरचना तथा अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दो और वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखें।
तो इसका उत्तर लिखिएगा कि वायरस का संक्षिप्त विवरण अगर बात करें जाए तो संरचना या तथा अनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के आधार पर वायरस का संक्षिप्त विवरण। तो सबसे पहले तो वायरस का संक्षिप्त विवरण बात करें तो सबसे पहले तो इसका बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो स्ट्रक्चर यानी संरचना होता है कि वायरस जो है अकोशिकीय यानी एसेलुलर होता है और यह केवल एक प्रोटीन खोल यानी कैप्सिड और अनुवांशिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। और अनुवांशिक पदार्थ इसमें बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल वायरस में डीएनए या आरएनए में से एक ही पदार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ हो जाए, दोनों एक साथ नहीं होता है। या तो डीएनए मिलता है वायरस में वायरस में या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। और डीएनए वायरस के उदाहरण की बात करें तो वह चेचक वायरस जो है इसमें डीएनए मिलता है, जबकि एचआईवी वायरस में जो है वो आरएनए मिलता है। ठीक है। और तीसरा बात करें कि इन्फ्लुएंजा वायरस, तो यह अनुवांशिक पदार्थ के कैप्सिड के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है। और कुछ वायरस जो है बाहर एक अतिरिक्त झिल्ली लिपिड कवर भी होता है, जैसे इसमें एचआईवी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित और अजीवित अगला लक्षण जो है वह जीवित और अजीवित दोनों लक्षण होते हैं वायरस में। वायरस जो है निर्जीव वस्तुओं की तरह होते हैं जब तक कि वह किसी जीवित जीव कोशिका में संपर्क में नहीं आए। अगर हमारे शरीर के संपर्क से बाहर हैं तो वो मृत हैं, जबकि हमारे शरीर में आते हैं क्या होते हैं, और जैसे ही वे किसी मेजबान कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वे अपना गुणन यानी रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी सजीव के भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यानी वायरस हमारे शरीर के बाहर है तो निर्जीव है, हमारे शरीर के अंदर है, उस शरीर के अंदर आ गया तो सजीव हो जाएगा। और बात करें वायरस से होने वाले 4 प्रमुख रोग के नाम, तो सबसे पहले वायरस जनित रोग के कारण बनने वाला वायरस जो है पहला है पोलियो रोग। किन से वायरस से होता है, तो पोलियो वायरस, और यह वायरस जो होता है आरएनए वायरस होता है। दूसरा बात करें तो एड्स जो है एचआईवी के कारण होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स। तीसरा जो रोग है वह है डेंगू भी किसके कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है, और इसका वायरस जो है आरएनए टाइप का है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी भी जो है ये जो है वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन हो गए, तो पूरे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर 2 का समाप्त हो गया। तो आप इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।